सम्राट पृथ्वीराज चौहान की 856वीं जयंती के कार्यक्रमों की श्रृंखला में समारोह समिति द्वारा स्वामी कॉम्प्लेक्स बैंकेट हॉल में अजमेर के युद्ध विषय पर विचार गोष्ठी का आयोजन किया गया, जिसमें अजमेर के इतिहास और युद्धों पर चर्चा करते हुए पद्मश्री डॉक्टर सीपी देवल ने कहा कि पृथ्वीराज अत्यंत निर्भीक और बलशाली थे। उन्होंने सनातन संस्कृति में इतिहास लेखन को महत्व इसलिए नहीं दिया गया क्योंकि सनातन धर्म में आत्मा अमर है और पुनर्जन्म को मान्यता दी गई है। उन्होंने लोक साहित्य को मान्यता दिए जाने पर जोर दिया तथा लोक साहित्य, जैन साहित्य और चारण साहित्य से इतिहास के समानांतर अध्ययन की आवश्यकता पर बल दिया। पूर्व सांसद औकार सिंह लखावत ने विचार व्यक्त करते हुए बताया कि तारागढ़ दुर्ग का निर्माण सुरक्षा की दृष्टिकोण से करवाया गया था। उन्होंने अजमेर के इतिहास पर शोध कार्य किए जाने पर जोर दिया, साथ ही जैन धर्म के अजमेर में योगदान पर प्रकाश डाला। प्रोफेसर मधुर मोहन रंगा ने बताया कि 1135 ईस्वी में आनाजी द्वारा तुर्कों को हराकर उस स्थान पर आनासागर झील के निर्माण करवाया गया था। उन्होंने आगे बताया कि इतिहास अतीत का दर्पण है, जिसमें झांककर समाज और राष्ट्र का सर्वांगीण विकास संभव है। इतिहास संकलन समिति से जितेंद्र जोशी ने पुष्करारण्य क्षेत्र के महत्व, पद्मावती नगरी और अजमेर के भौगोलिक महत्व के बारे में बताया और 1959 में औरंगजेब द्वारा शिकोम के मध्य हुए दौराई के युद्ध के बारे में जानकारी दी। इस विचार गोष्ठी में पूर्व उप महापौर संपत सांकला, डॉक्टर भरत छबलानी, सुरेश सिंधी, सम्मान सिंह, आर.एन. देवाकर, नरेंद्र भारद्वाज, श्याम बाबू वर्मा, प्रहलाद शर्मा, लक्ष्यपाल सिंह, शैलेंद्र सिंह आदि उपस्थित थे। संगोष्ठी का संचालन दिलीप पारिक ने किया। अंत में सभी अतिथियों और वक्ताओं का आभार और धन्यवाद कमल प्रकाश कृष्णानी ने दिया। आपने कहा कि सिंधिया यहाँ पर रहे, सिसोदिया यहाँ रहे, ठाकुरों ने यहाँ शासन किया, चौहानों ने किया लंबे पीरियड तक। तो जितने हमारे यहाँ के सैन्य दृष्टि से जो शासन करने वाली कौमें होती थी क्षत्रियों में, सबने लगभग अजमेर पे शासन किया है। निश्चित रूप से उस कालखंड के बारे में, उनकी चुनौतियां, उनकी उपलब्धियां, उस पर काम होना चाहिए। हमारी समिति इस पर एक विस्तार से और सही का सही ठीक प्रकार का एक प्रेरणादायी इतिहास के बारे में कभी एक कार्य करना चाहिए। इसके कोई आयोजन भी हो और अध्ययन के साथ में उसको सही तरीके से उसमें सर। दूसरा जो एक विषय है वो ये है कि इस एक मत राय है कि तारागढ़ का निर्माण डिफेंस पर्पज से ही हुआ था। ये कोई हमारी स्थापना से जुड़ा हुआ, इसका कोई महत्व नहीं है और उसके नाते हम इसको नहीं कह सकते। तीसरा तथ्य जो आ रहा है वो ये है कि युद्ध क्यों हुए आखिर। पुष्कर में युद्ध हुए। अब पुष्कर में जो युद्ध हुआ है उसमें आलनेवास से लेकर के बाकी जितने भी मेड़दिया राठौड़ थे और बाकी जितने भी सबने उसमें भाग लिया। वो गायों की रक्षा के लिए विशुद्ध युद्ध था। उसके बाद से ये गौ घाट का नाम वहां से उसके नामकरण के साथ में हुआ। इतिहास का वो सब तथ्य सारे के सारे दर्ज है। एक वराह मंदिर को ध्वस्त किया गया, वराह की भगवान वराह की जो मूर्ति है उसको ध्वस्त किया गया। ये ऐतिहासिक तथ्य है, सब इतिहासों में इसका उल्लेख मिलता है। मुगल इतिहास को ढूंढेंगे उसमें भी है, बाकी इतिहास को ढूंढेंगे तो उसमें मिल जाएगा, और कुछ बाकी बहियों में पढ़ेंगे या विगत में पढ़ेंगे या और इतिहास को पढ़ेंगे तो उसमें भी उपलब्ध होता है। इसके लिए पुष्कर को सेंटर बनाकर जो युद्ध किए गए, उसको केंद्र बनाकर धर्मस्थल पे, उसके बारे में भी हमको कहीं न कहीं अध्ययन करना चाहिए। और आज भी पुष्कर में यदि सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला कोई मंदिर है तो वराह भगवान पे हम जाते हैं। कारण क्या हो गया कि उसकी बैक मेन रोड पे आ गई उसकी दीवार, और वो अंदर से इतना अंदर आ गया कि वराह मंदिर में लोग आजकल जाते नहीं है। बड़ा प्राचीनतम वराह भगवान का मंदिर यहाँ पर पुष्कर के अंदर है और उसका ऐतिहासिक तथ्य उसके अंदर हमको मिल जाएगा, उस पर भी हम काम कर सकते हैं। दूसरा एक बात है कि मेड़ता अजमेर के अंदर में था। मेड़ता में जितने युद्ध हुए हैं सत्ता के अंदर, क्योंकि उधर मारवाड़ से लेकर के जो आपका जोधपुर रियासत थी या मारवाड़ थी, उसके बीच में उसमें मुगलों के इंटरवेंशन को लेकर के भी मेड़ता युद्धों का सेंटर रहा है। और मेड़ता जब सेंटर रहा है तो उसमें फिर मालदेव से लेकर के और जयवल मेड़तिया से लेकर के उसके बाद के कालखंड तक भी उनके बारे में भी
हमको कहीं न कहीं हमको अध्ययन करना चाहिए। नागौर भी उसमें उसके साथ में, अजमेर के साथ में, हालांकि वो अलग से उसका अपना स्टेटस था, पर फिर भी अजमेर उसको प्रभावित करता रहा है मुगलों की दृष्टि से। उस युद्ध के ऊपर भी हमको काम करना चाहिए ताकि ऐतिहासिक दृष्टि से कई चीजें उसमें से निकल करके हमारे सामने आए। एक बात पर विचार कीजिए, अजमेर जैन और जैनिज्म की दृष्टि से बहुत बड़ा सेंटर रहा है, चौहानों के कालखंड से रहा है, और सर्वाधिक गड़ी हुई जमीन में से मूर्तियां निकल रही है तो वो अजमेर जिले में निकल रही है। क्यों? ब्रिटिश पीरियड में तो ऐसा कोई कारण नहीं था कि जैन मूर्तियों को जमीन में गाड़ के रखा जाए, ये सब मुगल पीरियड का ही मामला है। हमने जैसे टांटोती के पास आते हैं, मैं टांटोती 2-4-6 बार गया वगैरह के आसपास, वहां सर्वाधिक मूर्तियां निकली, और भी जहां आप जाएंगे बिल्कुल सैंत मूर्तियां हैं, सुंदर मूर्तियां हैं, प्राचीन मूर्तियां हैं। इस दृष्टि से भी हमको जैनिज्म, जैन उपासना पद्धति का प्रभाव अजमेर पर क्या रहा, और मुगल काल से लेकर के और भी पहले और उसके बाद में प्रोत्साहन वाला कालखंड उसमें आ जाए, और उसके अंदर उसमें जितने हमले हुए, यह भी एक विषय है जिसको हम पृथक से इस पर 2-4 विद्वानों को लगा करके काम कर सकते हैं। दिक्कत क्या हो गई कि अजमेर वालों का इतिहास दूसरा है। अच्छा, आजादी के पहले लिखते तो मान लो समझ में आ जाता कि हम अपंग थे, पराधीन थे, क्या करें साहब, गुलाम हुआ करते थे। अब 47 के बाद काहे गुलाम हो, अब तो इतिहास अपना लिख लो, तुमसे इतना काम तो कर ही सकते हैं। इसको कहीं कहीं से हमको शुरुआत करना चाहिए। एक मेरा इसके बारे में इतना सा आपसे निवेदन है। ये जो बगड़ावत है, सवाई भोज है, इस सब को देख करके भी हमको अध्ययन करना चाहिए, और उसको भी एक विषय है जिसके साथ में हमको कहीं न कहीं उन स्थानों को लेकर के इसको केंद्र में रखकर करना चाहिए। एक तेजा जी का यहाँ पर है, तेजा जी का जन्म तो खरनाल में हुआ, परंतु उनकी गतिविधियां और उनके युद्ध क्षेत्र जो भी रहे वो आपका ये सुरसरा, पनेर और इसके आसपास का क्षेत्र रहा, जो हमारा अब वर्तमान में अजमेर के साथ में। तो तेजा जी के बारे में जब उन्हें और उनके युद्धों के बारे में जब हम बात करते हैं तो हमको निश्चित रूप से इस क्षेत्र के बारे में हमको विचार करके उसके बारे में तथ्य जुटाने चाहिए ऐतिहासिक दृष्टि से। हालांकि इतिहास के पन्नों में बहुत कम है, तेजा जी का स्मारक भी बनाया तो बहुत इधर उधर से ढूंढने की कोशिश की, उनके भाट और राव है, उनके भाइयों को भी उसमें से ढूंढने का प्रयास किया, परंतु हमको काम करना चाहिए। हमारे लिए एक वैसी बात है। एक विषय यह है कि यहाँ चीता, मैरात, ये जो चौहान वंशी लोग अपने आप को कहते हैं, तो राइट फ्रॉम पृथ्वीराज चौहान के बाद से, जब से मुगलों का यहाँ पर शासन प्रारंभ हुआ, तब से उनकी कुछ पूजा पद्धति में छोटा मोटा परिवर्तन हुआ, पर वो अभी भी अपने आप को चौहान वंशी कहते हैं। उस दृष्टि से भी हमको विचार करना चाहिए कि यह युद्ध का क्षेत्र जो गिरी सुमेर का युद्ध बाद में हुआ, जेता कुंभा वाला हुआ, परंतु उसके बाद भी ये जो हमारा क्षेत्र रहा है उससे प्रभाव क्षेत्र में रहा है, और उस पर हमको कहीं न कहीं सोचना चाहिए कि इस युद्धों का असर हमारे पे इसमें से क्या हुआ क्या नहीं हुआ। पर एक बात विचार करिए, जयानक पृथ्वीराज विजयम लिखता है, पर जयानक ये कहता है एक स्थान के ऊपर कि भगवान राम ने स्वयं ने इन 3 दिवसीय कार्यक्रम की एक योजना बनाई। उस योजना के अंदर ये रहा कि अजमेर के युद्ध के ऊपर कार्य नहीं हुआ है, उस पर कार्य प्रारंभ करना चाहिए, क्योंकि जब हमने अजमेर के युद्ध के बारे में जब वक्ताओं से भी बातचीत करी तो उन्होंने कहा कि हमारे को रेफरेंसेस नहीं मिल रहे, तो उन रेफरेंसेस को किस तरीके से ढूंढा जाए, किस तरीके किया जाए। इसलिए आज गोष्ठी का जो मूल मकसद था, तो मूल मकसद यही था कि उस रेफरेंसेस के ऊपर कार्य किया जाए। निश्चित रूप से सभी साहब ने, अरविंद जी ने बात बहुत अच्छे ढंग से रखी, बहुत ही अच्छे से लखाव साहब ने, रंगा साहब ने, बाकी जितने लोग आए सभी ने अपने अपने हिसाब से पूरा प्रॉपर तरीके से उस सब चीज़ों का शुरुआत अभी हमने की है। मैंने अभी आपके सामने किताब रखी है, ये किताब है अजमेर एट ए ग्लास। आज से 12 वर्ष पूर्व काम करने का मौका मिला। निश्चित रूप से गिरधर तेजवानी जी ने किताब लिखी, परंतु उस किताब के अंदर मेरा भी कुछ एक अंश, मेरा एक समय लगा जो समय इसको करने का मौका मिला। इसमें अजमेर के पास्ट के बारे में काफ़ी डेट वाइज अलग अलग चीज़ें हैं,
हो सकता है कि त्रुटिपूर्ण हो, उसके अंदर सुधार भी किए जा सकते हैं। इसलिए किताब दी है कि क्योंकि ये बुक जो है ये कहीं ना कहीं डॉक्यूमेंट उस समय बनाने का कोशिश की थी। वहीं यदि आपके पास लगता है कि इस रेफरेंस के हिसाब से भी कुछ काम किया जा सकता है तो उसके ऊपर भी अपन काम कर सकते हैं। जैसे लखा साहब ने पूरे राजाओं की सब चीज़ों के बारे में बातचीत करी। हिंदुओं ने अपने अजमेर के अंदर साम्राज्य के अंदर रहे ज़्यादातर। एक पुराने अंग्रेजों की बात कर रहे हैं, मुगल साम्राज्य की बात कर रहे हैं, उससे पूरे सभी हिंदू राजा हम लोगों के साथ में यहाँ पे रहे हैं निश्चित रूप से। और एक बहुत महत्वपूर्ण बात पद्म श्री देवल साहब ने जो कही है कि वो कभी भी अंतिम हिंदू सम्राट नहीं थे, वो निश्चित रूप से एक हमारे हिंदू सम्राट रहे हैं। कभी भी कोई व्यक्ति अंतिम नहीं होता है, वक्त परिस्थितियाँ सारी सब चीज़ों के हिसाब से कार्य करती है। हमें निश्चित रूप से गर्व होना चाहिए कि हम ऐसी धरती के ऊपर है, ऐसी जमीन के ऊपर है जहाँ सम्राट पृथ्वीराज चौहान के की राजधानी रही हो और उप राजधानी दिल्ली रही हो। इस सब चीज़ों के ऊपर निश्चित रूप से हम काम करेंगे तो हम लोगों को बहुत ही अच्छे ढंग से रहेगा। आप लोग इस गोष्ठी के अंदर आए क्योंकि इस गोष्ठी का पर्पस भी जो है उसको निश्चित रूप से ऐसा लगता है कि जिस विषय को लेकर हमने गोष्ठी रखी है निश्चित रूप से वो सफलता की तरफ है। आप लोग यहाँ पर आए, आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जाते समय यहाँ से अल्पार करने के बाद ही यहाँ से पधारे, धन्यवाद। आज के विषय के संदर्भ में चर्चा की। आज जो संगोष्ठी हम आयोजित कर रहे हैं उसके मूल में क्या है, हमारा सोच क्या है। और इससे पहले भी कार्यक्रम हुआ था और उसमें मुझे लखा जी ने कहा कि इतिहास की आपकी जानकारी है, तो मुझे और अच्छा लगा कि विज्ञान का विद्यार्थी इतिहास की इतनी जानकारी नहीं है, परंतु फिर भी कुछ कहने का प्रयास कर रहे हैं। आज के कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य है कि इतिहास की सही जानकारी, हमारा जो गौरवपूर्ण इतिहास है उसकी सही जानकारी। और जब इतिहास लिखा गया तो उस समय उस इतिहास के ऊपर पश्चिम का जो साम्राज्यवादी सोच था, उपनिवेशिक सोच था, नव उपनिवेशिक सोच था, परिभाषा प्रभाव था, परावलंबन की सोच था। इस प्रकार हमारे इतिहास के लेखन में वह छद्म रूप से प्रवेश करने लगी और एक बौद्धिक कूटनीति के तहत हमारा इतिहास क्या था, हमारी परंपरा क्या थी, तो इस बौद्धिक कूटनीति के तहत ये हमें हमारा जो वास्तविक इतिहास है उसका ज्ञान नहीं हुआ और वास्तविक इतिहास लेखन नहीं हुआ। और इसलिए उससे निजात पाने के लिए मुझे लगता है कि इस प्रकार का कार्यक्रम का हमने आयोजन किया कि जो बौद्धिक कूटनीति हमारे इसमें घुस गई थी कि भारत का कुछ भी नहीं, इट इज नेशन इन बिल्डिंग, ये तो राष्ट्र निर्माण की प्रक्रिया है, इट इज वाइसमैन बर्डन टू एजुकेट इंडियन पीपल। इस प्रकार की सोच बार बार में भर देगी। तो मुझे लगता है कि इसके संदर्भ में ये इस प्रकार की संगोष्ठियाँ बहुत महत्वपूर्ण हैं। और यदि हम इतिहास के संदर्भ में देखें तो इतिहास में अतीत का दर्पण है जिसमें देखकर हम व्यक्ति, समाज और राष्ट्र अपने भविष्य को सुधार सकता है। इसलिए इतिहास की आवश्यकता है। और इसी संदर्भ में हजारों वर्ष पूर्व चाणक्य ने कहा था कि जो देश अपने इतिहास, परंपरा, वैभव, विरासत इन सब को भूल जाता है उसका पूर्वज स्वतः ही परिवर्तित हो जाता है और वह राष्ट्र जो है वह देशों में विभक्त हो जाता है। इसलिए इस प्रकार की कार्यक्रम की आवश्यकता है। दूसरा, यदि किसी देश की भूमि छिन जाए, राज्य सत्ता छिन जाए तो पराक्रम या शौर्य से प्राप्त की जा सकती है, परंतु जब मान बिंदु पर आक्रमण हो, जब चेतना पर आक्रमण हो और हमारी जो राष्ट्रीय चेतना पर प्रभाव हो, प्रहार हो, तो उस केस के अंदर इन महापुरुषों के कृतित्व व्यक्तित्व को हम फिर बार बार याद करते हैं। और राष्ट्र में ऐसे न जाने कितने प्रसंग आते हैं जब राष्ट्र की तेजस्विता प्रकट करने का अवसर आता है। और आज का अवसर भी राष्ट्र की जो तेजस्विता है उसको प्रकट करने का यह अवसर है और इसीलिए इस प्रकार के कार्यक्रम का आयोजन करते हैं। कई बार मैं भी इतिहास का विद्यार्थी रहा हूँ, जब पढ़ता था हमारे इतिहास के बारे में इतिहासकारों ने क्या लिखा है कि ये गुलामी का इतिहास, परंतु ये गुलामी का नहीं, ये सतत संघर्ष का इतिहास है। और सतत संघर्ष का इतिहास ये बताता है कि इतिहास में चौहान महाराणा चौहान जी के बारे में हम बात करेंगे तो प्रबंध चिंतामणि और पृथ्वीराज रासो में कहा गया है कि इन्होंने 24 बार युद्ध किए। तो 24 बार युद्ध करने का मतलब एक सतत प्रयास है, सतत संघर्ष है, ने भी उसको कहा गया कि गुलामी का इतिहास है। और हमें ज्ञान होना चाहिए, हमारी जो नई पीढ़ी है उनको यह तो ज्ञान होना चाहिए कि न जाने कितनी क्रांतिवीरों ने भारत माता का जय घोष करते हुए अपने प्राणों को न्यौछावर कर दिया। तो मुझे लगता है कि इस संदर्भ में पृथ्वीराज के जो कृतित्व है, पृथ्वीराज का जो व्यक्तित्व है उसके संदर्भ में जैसे कि आज का विषय है अजमेर की युद्ध, मैंने भी बहुत इतिहास की पुस्तकों को खंगाला
बहुत इतिहासकारों से वाल्मीकि रात तक बात करता रहा, पर एक सीक्वेंस में, जैसे कि कौल प्रकाश जी का भी सोच है, लखावत जी का भी सोच है कि एक सीक्वेंस में, एक क्रोनोलॉजी के सीक्वेंस कि अजमेर में कौन कौन से युद्ध हुए, उनकी क्या प्रासंगिकता थी, उनका क्या ऐतिहासिक महत्व था, उन सब की चर्चा के लिए आज हम एकत्रित आए। तो मुझे लगता है कि ये एक प्रारंभिक हमारा सोच था और इसी सोच को ध्यान में रखते हुए विभिन्न समितियों ने इस प्रकार के कार्यक्रम का आयोजन किया। किशनपुरा, भगवानपुरा और यहाँ से ले लो आप, अंदरकोट से ले लो इसे। और ये पद्मावती नगरी इतनी धनी और रिच हुआ करती थी कि वहाँ चांदी के सिक्के आज भी मिलते हैं, वो गुप्त काल तक के चांदी के सिक्के मिलते हैं। और उन चांदी के सिक्कों में जब मैं अध्ययन करता था उस समय मैंने कहीं पढ़ा था और मुझे एक संस्मरण याद है कि पद्मावती नगरी में जैन नगरी हुआ करती थी, वहाँ जैनियों के 1 लाख परिवार हुआ करते थे। और जब कोई नया जैन व्यक्ति वहाँ पे आता था तो उसको एक स्वर्ण मुद्रा देके उसको लखपति बना दिया जाता था, इतनी धनी वो थी। और किसी भी नगर या किसी भी जगह पे हमला तभी होता है जब उसके पास 3 बात। हमला कब होगा? या तो उसकी प्रसिद्धि होगी, या उसकी स्थिति होगी, या उसकी समृद्धि होगी। 3 ही चीजों पे हमला होता है। अजमेर की भौगोलिक स्थिति के बारे में अंग्रेज इतिहासकार लिखते हैं कि वन हू रूल्स ऑन अजमेर इज रूल्स ऑल इंडिया। अजमेर हार्ट में पड़ता है, आज भी राजस्थान में हृदय कहलाता है, सिंह द्वार कहलाता है। आप देखो तो सिंह द्वार भरतपुर कहते हैं, पर मारवाड़ इस तरफ जाने के लिए एक द्वार भी है। तो जो बीच में पड़ता हो, जो ऐसा प्रदेश हो कि जहां दिल्ली से गुजरात के लिए जाने वाला व्यापारिक मार्ग हो, नीचे आप साउथ में जाने के लिए भी मूल रूप से मार्ग यही हुआ करता था। तो जब ये व्यापारी लोग सिंध से आते थे तो इधर से पूर्वी भारत में और दक्षिणी भारत में जाने के लिए इधर से जाते थे, और गुजरात में जाना हो तो मार्ग ये था। आज भी नेशनल हाईवे नंबर 8 यहीं से निकलता है, वो पौराणिक मार्ग है। इसी वजह से अजमेर की मूल महत्ता थी, और इसीलिए कथित आतताई हो गए, जो भी आक्रांता थे, उनके कंटिन्यू हमले हुए। हर शासक जिसने दिल्ली पे शासन किया उसने सबसे पहले अजमेर को अपने अधिकार में लेने की कोशिश की, ताकि ये क्षेत्र, ये व्यापारिक मार्ग और ये जो एरिया है ये उनके कंट्रोल में रहे और उनका शासन सुरक्षित रहे। मैं अपनी बात को कंटिन्यू करते हुए अजमेर की 2 साल पहले एक किताब आई कॉमन प्रोफेक्ट्स भरत झुनझुनवाला, उसमें भरत झुनझुनवाला आपके वक्तव्य को प्रूव करते हैं। सृष्टि की उत्पत्ति इस पौष्करारण्य क्षेत्र से होती है। वो ईडन गार्डन या आदम और हवा का क्षेत्र है कुरान का, उन सब के नामों की समानता और ज्योग्राफिकल समानता के आधार पर पुष्कर को साबित करते हैं कि यही वो जगह थी जो तीनों विश्व के प्रथम धर्मों के अनुसार सृष्टि की प्रारंभ की हो। साइंटिफिक दृष्टि से देखा जाए, जैसे आप बता रहे थे, अरावली सबसे पुराना पर्वतमाला है, और ये वैज्ञानिक दृष्टिकोण से एक और तरह से साबित होती है कि अकेली अरावली वो श्रेणी है, पर्वतमालाओं की श्रेणी है, जहां एक भी जीवाश्म नहीं मिलता। यानी वैज्ञानिक रूप से इस धरती पर जीव की उत्पत्ति से पहले की पर्वत श्रेणी, और सबसे ज्यादा जीवाश्म हिमालय में मिलते हैं। फिर से हमारे वैदिक जो ग्रंथ हैं उनकी प्रमाणिकता को सिद्ध करता है। हिमालय को हम सबसे नए पर्वतमाला मानते हैं। वैज्ञानिक रूप से जीवाश्म के हिसाब से होती है। अभी भाई साहब लखावत जी सुबह चर्चा कर रहे थे सगर, राजा सगर की, तो मुझे याद आया कि हमने कल्पना, हमारे जो तथाकथित इतिहासकार से कल्पना बताते हैं, हमारे धर्मग्रंथ कहते हैं भागीरथी गंगा को कहा जाता है, भागीरथ के समय गंगा आई, यानी कि वो कालखंड रहा होगा जब हिमालय का अनुभव हो रहा होगा, ग्लेशियर बने तो गंगा आई। भागीरथ ने उन प्रयासों से कि उसको किस जगह से जाना चाहिए, कहाँ से प्रभावित होना चाहिए, उनके भागीरथी प्रयास उसमें निश्चित तौर पर रहे होंगे। खैर, बात करें अजमेर के इतिहास की, तो अजमेर और चित्तौड़, ऐसा मेरा मानना है, ऐतिहासिक रूप से मतभेद हो सकते हैं, ये 2 ऐसे शासन व्यवस्थाएं रही जिन्होंने पूरे हिंदुस्तान के इतिहास को प्रभावित किया। सबसे पहले यदि विदेशों से आने वाले किसी भी आक्रांता का विरोध और उस स्वर में विरोध करना, उस तलवार की धार के दम पर रोकना यदि किसी ने सक्षम किया, तो या तो वो शक्ति चित्तौड़ मेवाड़ से उठी या अजमेर से। अजमेर की उस शासन व्यवस्था को बहुत कालखंड तो मैं निर्धारित नहीं कर पाऊंगा, चौहान वंश की उससे पूर्व से भी यदि हम देखें तो आज भी नाग पहाड़ के ऊपर बगड़ावतों के किलों के भग्नावशेष देखे जा सकते हैं, जो गौरक्षकों का एक बहुत बड़ा, चाहे वो सवाई भोज रहे हों, सवाई भोज के बेटे जिन्हें देवनारायण जी भगवान के तौर पर एक समुदाय हमारा
आज भी पूजा करता है। उसके बाद हमारे लोक देवता तेजा जी, उन्होंने भी गौ रक्षा के लिए अजमेर क्षेत्र में ही अपने युद्ध किए। सुरसरा उनका ससुराल था, यहीं से उनकी युद्ध परंपरा सारे की सारे निकलती है। तो वो सारे जो संघर्ष हैं बड़े आराम से साहिल लुधियानवी भी कहते देते हैं कि हार का शोक होगी, जीत का जश्न जिंदगी मैयतों पर होती है। लेकिन कोई भी युद्ध केवल उस प्रभाव पर समाप्त नहीं होता कि ये हारा और ये जीता। फ्राइड का वो सेंटेंस याद आता है कि फ्रांस की क्रांति के बारे में फ्राइड से पूछा गया कि इसके परिणाम क्या रहे, आप बताएंगे? तो उनका नहीं, अभी कैसे बता सकता हूँ, 500 साल बाद लोग सोचेंगे कि इसके कितने प्रभाव है। तो हर युद्ध जो किसी भी धरती पर हुआ, ये हमारा बिल्कुल सही समय है कि 1024 में गजनवी यदि इस पर आक्रमण करता है अजमेर पर, तो उसके क्या प्रभाव रहे वो आज हमें डिस्कस करने चाहिए। क्योंकि तत्कालीन प्रभाव बहुत छोटे होते हैं। एक जाति विशेष यहाँ आकर स्थापित हो गई, उसने सामाजिक रूप से, सांस्कृतिक रूप से कितने बदलाव किए, वो पीढ़ियों के साथ किस तरह से आया। इस चौहान वंश के युद्धों को यदि हम श्रेणी को लें तो गजनवी 1024 में आते हैं, उसके बाद एक पूरी सीरीज चलती है कंटिन्यूअस। जैसा भाई साहब अभी बता रहे थे, सेंट्रल प्रोविंस में रहने की वजह भी यही थी कि अजमेर सामरिक दृष्टि से इतना महत्वपूर्ण था कि हर उस सत्ता को जिसे दिल्ली में स्थापित होना था, उसने सबसे पहले निगाहें अजमेर में डाली। गजनवी आते हैं, शाहबुद्दीन, फिर चालुक्यों का आक्रमण, फिर गजनी, फिर यमन के सुल्तान, फिर दोबारा चालुक्य यहाँ विजय भी प्राप्त करते हैं, कुछ यहाँ रहे, कुमारपाल, जयचंद, फिर मोहम्मद गौरी के जैसे कल भी हम चर्चा कर रहे थे कि मतभेद इस विषय पर हो सकते हैं कि 2 युद्ध थे या वो पूरे युद्धों की एक श्रृंखला थी। 17वें युद्ध में जाके पृथ्वीराज चौहान पराजित हुए थे सतत प्रयासों से। उसके बाद मोहम्मद गौरी के बाद गुलाम वंश का यहाँ शासन आया, ऐबक रहे, ऐबक के बाद वापस से कुछ काल के लिए राजपूत आते हैं, फिर थे इल्तुतमिश। ये सभी एक दूसरे युद्धों के परिणाम थे। और इल्तुतमिश के बाद हमीर देव इल्तुतमिश को पराजित करके यहाँ स्थापित होते हैं, जो चौहान वंशी दूसरा किला रणथंभौर का अपनी विजय गाथा वो अपने तरीके से कहता है। फिर खिलजी, फिर तुगलक, फिर अजमेर जो चित्तौड़ के मेवाड़ वंशी महाराणा मोकल, और उसके बाद महाराणा कुंभा का यहाँ राज रहता है। मांडू से महमूद खिलजी, इनको पराजित करके यहाँ स्थापित होते हैं। गुजरात के सुल्तान बहादुर शाह, उन्होंने अपने सेनापति को भेजा था शमशेर और मुल्क को। उसके बाद सूरी और दिन अकबर। अकबर के बाद का इतिहास उनकी दृष्टि से जो लिखा गया वो हम सबको पता है। यहां तक कि अकबर के से लेकर औरंगजेब तक भी अकबर ने चाहे अपनी हल्दी-घाटी युद्ध की जो भूमिका है वो भी यहीं अजमेर में रहकर ही निर्धारित की थी, लेकिन अकबर के बाद, अकबर के जाते ही मुगल सल्तनत भी यहाँ शांति से नहीं बैठ पाई। बीकानेर के राजा दलपत सिंह ने यहाँ वो किया। ईस्ट इंडिया कंपनी को व्यापार की अनुमति भी अजमेर की धरती से दी जाती है। उसके बाद दारा शिकोह और औरंगजेब के बीच का जो विवाद है वो दौराई का युद्ध, जिसकी भाई साहब अभी चर्चा कर रहे थे, वो भी अजमेर की धरती पर लड़ा जाता है। उसके बाद अजमेर के फौजदार और राठौड़ों के बीच में झगड़ा, दुर्गादास राठौड़ का यहाँ आक्रमण, बीच बीच में किशनगढ़, रूपनगढ़, बांदरवाड़ा, पर्वतसर के युद्ध, महाराजा अजीत सिंह का यहाँ स्थापित होना, फिर मुगल फर्रुखसियार से वापस से मुगल सल्तनत का यहाँ आना, लेटर ऑन मराठों, सिंधिया, और जयपुर जोधपुर की संयुक्त सेना के बाद से सिंधियाओं का वापस पुनर्स्थापित होना, और फिर सिंधियाओं ने बाकायदा बेच दिया था अजमेर की सल्तनत को ईस्ट इंडिया कंपनी। इन सारे युद्धों की यदि एक एक युद्ध पर भी काम किया जाए तो मेरा तो मूलतः शिक्षक हूं, एक एक युद्ध एक एक पीएचडी का विषय है, और उसके दूरगामी परिणाम हम कदाचित आज तक भोग रहे हैं, चाहे वो अच्छे हैं या बुरे हैं। और हमें इन सारे युद्धों से सीखना चाहिए, जानना चाहिए कि भविष्य हमारा किस तरह का हो। इतिहास हम इसीलिए पढ़ते हैं कि ये हो चुका है, वो गलती ना दोहराई जाए, और वो शौर्य गाथा हमारी याद रखी जाए कि हमारे पुरखों के किन बलिदानों के तहत हम आज इतनी बोलने की और जीने की स्वतंत्रता के मुझे जी रहे हैं। सर, आपको थोड़ा सा बताना चाहूँगी कि मैंने अपने जीवन की प्रथम कविता भी पृथ्वीराज चौहान पे लिखी थी, जैसे वो मेरे शायद सपने में ही आए थे मुझे कवित्री बनाने के लिए। उस कविता की कुछ पंक्तियाँ सुनाने से पहले जब सर का मेरे पास में फ़ोन आया कि आपको इस विषय के ऊपर चर्चा करनी है, तो सर मेरा आपसे ये आग्रह भी है, क्योंकि मैं भी प्रबंधन की लेक्चरर हूँ, मेरा विषय इतिहास नहीं है, लेकिन क्योंकि अजमेर में रह रहे हैं तो अजमेर की जानकारी होना बहुत ज़रूरी है। तो सर जब मैंने अलग अलग स्रोतों से इंफॉर्मेशन इकट्ठा करने की कोशिश की तो वाकई में ये बहुत बड़ी समस्या एटलीस्ट मेरे तो सामने आई कि हर चीज़ केवल पॉइंट्स के रूप में या तो बुक्स में दी हुई है या फिर इंटरनेट पे दी हुई है। मतलब किसी भी चीज़ को, जैसे कि सर ने इतने सारे युद्धों का जिक्र किया, मतलब बहुत ही संक्षिप्त में दिया हुआ है, उसका जैसे हम कहें बहुत लार्ज रूप में इंट्रोडक्शन कह लीजिए या जिक्र नहीं किया हुआ है। तो जब एक नॉर्मल लेमैन व्यक्ति या कोई भी विद्यार्थी जब उस चीज़ को
पढ़ता है तो या तो उसकी जानकारी अधूरी रहती है या फिर वो कंफ्यूज होता है। और सर ये आप जैसे सुधी जन यहाँ बैठे हुए हैं तो मुझे ऐसा लगता है कि सर गिविंग रॉन्ग इन्फॉर्मेशन एंड इनकम्प्लीट इन्फॉर्मेशन इज द वन ऑफ द बिगेस्ट ब्लंडर। तो एक तो मेरा ये आग्रह है कि सर इस तरह की गोष्ठियों से जो भी सुझाव निकलते हैं या जो भी तथ्य सामने आते हैं उनका जरूर संकलन करके उसको कहीं ना कहीं एकत्रित किया जाए। जहाँ तक अजमेर के युद्धों की बात है सर, मैंने जो भी तथ्य एकत्रित किए हैं वो डॉक्टर मोहनलाल गुप्ता की किताब अजमेर का बृहद इतिहास, मैंने उसको पूरा पढ़ने की कोशिश की और उसमें जो तथ्य सामने आए उसमें सर मुझे एक वाकया बहुत ही अच्छा लगा कि मेरे को कालखंड तो मुझे भी याद नहीं है, पर जयसिंह जोधपुर के राजा थे, उन्होंने मुगलों के खिलाफ बगावत कर दी थी और बगावत करने के बाद जब औरंगजेब, उस वक्त औरंगजेब शासक थे, मुगल शासक, और जब उनको इस चीज़ का ज्ञात हुआ तो उन्होंने अपने 2 सूबेदारों को जयसिंह के खिलाफ युद्ध करने के लिए भेजा और उन सूबेदारों का नाम था तोमर खां और तैयार खां। तो वो दिल्ली से अजमेर होते हुए जोधपुर की तरफ जा रहे थे, तो बीच में पुष्कर जब आया तो उन्होंने ये घोषणा की कि पुष्कर के अंदर हम 1000 गायों का वध करेंगे और जितने भी मंदिर हैं हमारा मंदिर उनको हम ध्वस्त कर देंगे। हालांकि वो ऐसा कर नहीं पाए क्योंकि उस वक्त जितनी भी समीपवर्ती रियासत थी उनके सूबेदार और जमींदार वहाँ एकत्रित हो गए थे और इस युद्ध में एक्चुअली उन्होंने इन दोनों सूबेदारों को हरा दिया था, लेकिन बहुत ज़्यादा नरसंहार हुआ था और जो जुझारू लोग थे उन्होंने इस युद्ध में बहुत अहम भूमिका निभाई और आज भी उनका स्थान वहाँ पर है। तो आज भी उनकी जो है पूजा की जाती है और मीरा मित्र ने अपने किताब में इस चीज़ का बहुत अच्छे से जिक्र भी किया है और उसके बाद ही गौ घाट का पुष्कर में निर्माण हुआ। इसी तरीके से अगर हम गंगवाना के युद्ध की बात करते हैं जो 1740 ईस्वी में हुआ था और ये युद्ध भी जयपुर के राजा जयसिंह और नागौर के राजा भक्त सिंह के बीच में हुआ था। भक्त सिंह तो भक्त सिंह के पास में सिर्फ 5000 सैनिकों की टुकड़ी थी और जयसिंह के पास 10,000 के करीब सैनिक थे, लेकिन क्योंकि भक्त सिंह के अंदर जोश इतना था कि उसने जयसिंह को हराया और उसके बाद ही उसने मसूदा के ठिकाने की घोषणा भी की थी। इसी तरीके से अगर हम दोराई के युद्ध की बात करते हैं जो 14 मार्च 1659 ईस्वी में हुआ था, जो औरंगजेब और दारा शिकोह के बीच में हुआ था। हालांकि दारा शिकोह इस युद्ध के बाद भाग गया था, लेकिन उसके बावजूद भी औरंगजेब ने उन्हें पकड़ लिया था और उसके बाद उन्हें मौत के घाट उतार दिया था। वहाँ में अजय मेरू सिंह हैं। अजय यानी जो किसी के द्वारा जीता नहीं जा सके और मेरू यानी पर्वत, जैसे सुमेरु पर्वत है या कोई भी है। तो इस तरह से अजमेर नगर की स्थापना हुई। अभी जितेंद्र जी ने बताया किस प्रकार ये पद्मावती नगरी थी, किस प्रकार सृष्टि की उत्पत्ति हुई, ये सब की बातें पृष्ठपोषण के रूप में ही हैं। अजमेर में जितने भी जो युद्ध हुए हैं ये हमारा दुर्भाग्य ये कि इतिहासकारों ने यानी इतिहास वैसे ही वामपंथियों के कब्जे में रहा, तो जो सच्चाई है या जो विस्तृत विवरण है वो हमें उपलब्ध नहीं होता है। शायद इक्के दुक्के ज़्यादा, जैसे कि अभी बताया मैडम ने, ध्वनि मिश्रा जी ने, मोहनलाल गुप्ता की एक किताब है, उन्होंने बहुत मेहनत करके पुस्तकें लिखी है, लेकिन इस तरह यानी एक विद्वान या तो वो पुस्तकें प्रचलन में नहीं है या सरकारों के द्वारा जो है उपेक्षित किया गया है जानबूझ करके कि ऐसे वीरतापूर्ण करते। भैया आज अमर सिंह राठौड़ का ले लें तो वो केवल खेलों के द्वारा हम जानते हैं, लेकिन पाठ्यक्रमों में कहीं पर भी उस अमर सिंह राठौड़ का कोई स्थान नहीं है। तो ऐसी स्थिति में अजमेर में जो भी शासक रहे हैं, चाहे वो विक्रयदेव चतुर्थ रहे हो, विश्वदेव राष्ट्र, जैसा कि अभी पारिक साहब ने, दिलीप जी ने बताया कि वो आज भी दैनिक भास्कर में आई है, तो वो 2.5 दिन के झोंपड़े में आज भी वो यूं के यूं है, लेकिन 2.5 दिन के झोंपड़े को बचाने के लिए दरगाह का सारा सब करके डाल दिया। जबकि आज भी 2.5 दिन के झोंपड़े में देखेंगे तो संस्कृत के श्लोक और पत्र लिखे हुए मिलते हैं, और वो फोटोएं जो इंटरनेट पर या वायरल हो रही है वो सब 2.5 दिन के झोंपड़े की एक तरह से। तो ऐसे हमारे इन युद्धों का क्या प्रभाव पड़ा? सबसे पहला प्रभाव तो ये था कि हमारी सांस्कृतिक आस्था को, हमारी धार्मिक आस्था को कुचला गया विदेशी आक्रांताओं ने। तो इसी तरह से लेकिन कुछ मुगल शासक जो हुए थोड़ा नरमपंथी थे या सेकुलर कहते हैं, लेकिन औरंगजेब उनमें सबसे ज़्यादा कट्टर था। तो जब दोराई का दूसरा युद्ध या बुधवाड़ा का युद्ध जिसे हम कहते हैं, तो उसमें अजीत सिंह को जोधपुर की गद्दी पर बैठाने के लिए मेवाड़ और मारवाड़ के राजाओं में
और औरंगजेब के बीच में युद्ध हुआ। औरंगजेब ने अपने पुत्र अकबर को 70,000 की फौज देकर के भेज दिया राजपूतों के खिलाफ, और जिस प्रकार पुष्कर में यहाँ अत्याचार करते हुए आगे बढ़े, राजपूतों ने उनको समझाया कि तुम्हारे पिता गलत रास्ते पर चल रहे हैं, और पुरानी उसके जहांगीर का, शाहजहाँ का, अकबर का उदाहरण देकर समझाया, तो वो अपने पिता के विरुद्ध हो गया और वो पुनः उन राजपूतों की सहायता से वापस, जबकि औरंगजेब अकबर के किले के अंदर बैठा हुआ था और इंतजार कर रहा था कि वो जीत कर आएगा, लेकिन जब उसे पता लगा कि वो मेरे ऊपर ही आ रहा है तो औरंगजेब भी घबरा गया, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी। उसके पास में उस समय कोई सेना भी ज़्यादा नहीं थी, जो गैर सैनिक कर्मचारी थे वो ज़्यादा थे। उधर अकबर भी थोड़ा भयभीत तो था ही, लेकिन औरंगजेब ने चाल चली और जैसा कि हमेशा होता आया इस देश के साथ में, उसने कुछ गुप्त पत्र वगैरह हिंदू राजाओं के खिलाफ राजपूत राजाओं के आपस में मतभेद पैदा करने के लिए सेना में भिजवाए। उससे वो राजपूत राजाओं में मतभेद हो गए, वो उसको अकबर को सोता हुआ छोड़ करके चले गए। उधर उसका जो सेनापति था तैबर खां, वो भी अपने साथियों के साथ, सेना के साथ औरंगजेब से जा मिला। वो सिर धुंधता हुआ रह गया चूहे की तरह। अकबर के अब क्या करें, सामने औरंगजेब की एक अजगर के समान विशालकाय फौज खड़ी थी जो उस चूहे को निगलने के लिए आ रही थी। अब जब वो 3 किलोमीटर की दूरी रह गई थी तो उस अकबर के पास मारने के अलावा कुछ चारा नहीं था कि अजगर आएगा निगल लेगा उस चूहे को, लेकिन उसी समय में पता नहीं कहाँ से बाज आता है और वो बाज उस चूहे को झपट करके ले जाता है और शिवाजी के शरण में डाल देता है। वो बाज जिसके लिए कहते हैं कि शेर अणी पर शेर तो बाटी दुर्गादास, जो दुर्गादास हमेशा बाटी उसने भाले की नोक पर सेकी है, जिसका सोना और बैठना घोड़े के ऊपर रहता था। या तो वो दुर्गादास था या वो तात्या टोपे था। उस तात्या टोपे का भी कि उसकी सोना बैठना नींद लेना सब कुछ घोड़े पर रहता था। उसी प्रकार भी दुर्गादास राठौड़ था, जिसका भी आज दुर्भाग्य कहिए कि इतिहास में उसके बारे में इतना ज़्यादा वर्णन नहीं मिलता। पहले हमने कभी किताबें पढ़ी थी, वो आज वो गायब कर दी गई है कि वो जोहरी बिखरी राख हटे, वो जोधो दुर्गादास हटे, तलवार वीरण खेता में इतिहास में डोला रहता। मतलब ये तो राजस्थान है, यहाँ खेतों में तलवारें पैदा हुई है और आज भी खेतों की कहीं खुदाई करते हैं तो तलवारें निकलती है। यानी कितने यहाँ ये वीर भूमि कहलाती है। भले देवभूमि उत्तराखंड हो सकती है, कुछ भी हो सकती है, लेकिन इस भारत देश में अगर कोई वीर भूमि है तो वो राजस्थान की धरती है। ये वीर प्रसुता धरती है। ये भारत की सबल भुजा है वीरता की दृष्टि से, यश की दृष्टि से ये भारत का भव्य भाव है। तो हम गौरवशाली या भाग्यशाली है कि हमने इस राजस्थान की धरती पर, इस प्रताप की धरती पर, पृथ्वीराज चौहान की धरती पर, जो अंतिम हिंदू सम्राट था, ठीक है कि दुर्भाग्य से, छल से, बल से नहीं, तराइन का दूसरा युद्ध भी छल से हारा गया। वो भी जब गायों को आगे रख दिया गया। इस तरह के हमारे कुछ ऐसे संस्कार रहे हैं जो शरणागत वत्सलता, ये व्यक्तिगत शरणागत रक्षा व्यक्तिगत गुण हो सकता है, लेकिन राष्ट्रीय दृष्टि से ये सदगुण विकृति भी कह सकते हैं हम इसको। तो इस प्रकार के कई कारण हुए, इसलिए छल से हमें बना, सामने से आकर के आज तक कोई हमसे लड़कर के जीत नहीं पाया। ऐसे वीर योद्धा, ऐसे वीर मान सपूत इस राजस्थान ने दिए हैं। और उन्हीं में से अजमेर है, जो अजमेर ने, जिसने दिल्ली पर शासन किया, पृथ्वीराज चौहान का शासन तो अजमेर से दिल्ली पर था, यानी एक केंद्रीय सत्ता थी। अजमेर की जो भी सत्ता रही उसने पूरे देश को प्रभावित किया है निश्चित रूप से। हम आज उस हर बार इसके द्वितीय युद्ध के बारे में मैंने बताया है। और ज़्यादा मैं भी, क्योंकि इतिहास का विद्यार्थी नहीं हूँ, मैं शुद्ध शास्त्री हूँ, पंडित हूँ, शास्त्री किए मैंने, और हमने संस्कृत में किया है, लेकिन फिर भी मैं इतना ही कह करके अपनी वाणी को विराम देता हूँ। ग्रीन वैली रिसोर्ट फैमिली के लिए सुंदर हरा भरा रिसोर्ट एंड रेस्टोरेंट्स, बर्थडे पार्टीज, मैरिज, किटी पार्टी, एनिवर्सरीज और अन्य आयोजन के लिए एसी रूम, स्विमिंग पूल और गार्डन उपलब्ध है। ग्रीन वैली रिसोर्ट, खरखेड़ी, पुष्कर रोड, अजमेर। तो आज ही संपर्क करें 9784314877, 9414205740, 9928005740। सदगुरु इंटरनेशनल स्कूल अजमेर हर एक प्रकार की आधुनिक सुविधाओं से सुसज्जित 7 नेशनल स्पोर्ट्स कोर्ट के साथ एडमिशन ओपन। सदगुरु इंटरनेशनल स्कूल, पृथ्वीराज नगर ए ब्लॉक के सामने, पंचशील नगर, अजमेर। संपर्क करें 7300030702 और 7073471999।
श्री लक्ष्मी विहार, फाइसागर रोड, अजमेर। क्या आप फाइसागर रोड पर नई कॉलोनी में अपना प्लॉट लेना चाहते हैं तो तुरंत संपर्क करें 7737226695। हमारे यहाँ उपलब्ध है 65 गज से लेकर 180 गज तक के प्लॉट्स। आज ही बुक करें, बने अपनी जमीन के स्वयं मालिक। अगर आप बना बनाया मकान भी लेना चाहते हैं तब भी संपर्क करें 8302503428। श्री लक्ष्मी विहार, फाइसागर रोड, अजमेर।